Assalamu alaikum, dear class 8 students. Today we are going to learn about lesson number 1 of our history subject, and our topic is how, when, and where. This is our topic. So without wasting any time, let's start. बच्चों, आप जानते हैं हिस्ट्री का मीनिंग जो है, हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है या नेचर है, वो है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री स्टडीज आवर पास्ट. ये हमारे पास्ट को स्टडी करता है, जानकारी देता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है हमारे पास्ट के बारे में. इमेजिन आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में और अपने एंसेस्टर्स यानी आबा अजदाद के बारे में जानना चाहते हैं. तो इनके बारे में जब आप जानना चाहेंगे तो आप कुछ सोर्सेज का यूज़ करेंगे, ज़राए का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपको इनके बारे में नॉलेज मिल सके. तो आपके सोर्सेज होंगे बच्चों आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जिनसे आपको जानकारी मिलेगी आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में और एंसेस्टर्स के बारे में. इसी तरह से जब आप अपने फैमिली पास्ट के बारे में सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और जानते हैं, इसी तरह से इस लेसन में हम स्टडी करेंगे एक कंट्री के पास्ट में. वो कंट्री है इंडिया, और मॉडर्न पीरियड के दौरान हम ये जानकारी हासिल करेंगे. अभी जो हमारा एज है, पीरियड है, वो मॉडर्न पीरियड है जिसमें हम रह रहे हैं, और इसी में हम डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने कंट्री इंडिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे बाय यूजिंग सम हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हम हिस्ट्री को लिखने में यूज़ करते हैं. पहला सोर्स हमारा बनेगा डेट्स. तो पहला टॉपिक हमारा है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. ये हमारे कोर टॉपिक है. इसमें डेट्स जो है हिस्ट्री के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं, और हिस्ट्री जो है चेंज को स्टडी करती है जो आती हैं ओवर टाइम. वक्त गुजरने के साथ साथ जो चेंज आती हैं, हिस्ट्री इन्हीं चीज़ों को स्टडी करती है. हिस्ट्री जो है इनका नामुल बदल यानी हिस्ट्री का दूसरा नाम अगर हम देखें तो वो है डेट्स. हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स. हिस्ट्री का नाता है, कनेक्शन है डेट्स के साथ. और बच्चों, हम अपने पास्ट को ही स्टडी नहीं करते हिस्ट्री में, बल्कि अपने प्रेजेंट को भी स्टडी करते हैं. हाउ? व्हेन वी कंपेयर आवर पास्ट विद आवर प्रेजेंट बाय स्टडीइंग हिस्ट्री. जैसे हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करता है, असरअंदाज ज़रूर करता है. देखिए बच्चों, कई सदियों पहले व्हील की इन्वेंशन की गई, बनाया गया ह्यूमन बींग्स की तरफ से, इंसानों की तरफ से. और उससे देखिए आप कितना आगे हम एडवांसमेंट कितनी हुई और कितना आगे हम बढ़े. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए, ठीक है, और हम हवाई जहाज़ तक पहुंच गए. तो ये हमारी पास्ट की देन है, जिससे हमारा प्रेजेंट अच्छी तरह से जो है कंफर्टेबल हमारा प्रेजेंट बन गया. और हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं विद रेफरेंस टू डेट्स, और विद रेफरेंस टू डेट्स वी फाइंड सम स्कैन्स इन द अकरेंस ऑफ सम इवेंट्स. यानी कि हम डेट्स को स्टडी करके इवेंट्स का स्कैन्स देखते हैं. यानी कोई भी इवेंट जब होता है तो उसके साथ डेट्स लगी होती हैं, और कोई भी इवेंट में डेट जो है हैफेजर्ड मैनर में लिखी नहीं जाती हैं, बल्कि इनका एक क्रोनोलॉजी होती है. एक बिल्कुल एक तरतीब में, अरेंजमेंट में ये डेट्स चलती हैं, और इसके साथ साथ कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी सिग्निफिकेंस होती है, जो इन डेट्स पर सामने आते हैं. देखिए, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जब भी आप कोई ड्रामा देखते हैं तो उसके एपिसोड्स में उसको डिवाइड किया जाता है. पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड एंड सो ऑन. लेकिन कभी ऐसा आपने देखा है कि एक एपिसोड के बाद आपने तीसरा एपिसोड देखा, दूसरा नहीं देखा, तीसरे एपिसोड के बाद आपने छठा एपिसोड देखा, पांचवा नहीं देखा या चौथा नहीं देखा बीच में? तो इस तरह की जो है बात तो नहीं होती है इन सीरियल्स में, ड्रामाज में. लेकिन इसी तरह से हिस्ट्री में क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है. तो इसी वजह से हिस्ट्री में जो डेट्स होती हैं वो एक स्केन्स में लिखी जाती हैं, जिससे कि इवेंट्स की एक क्रोनोलॉजी बन सके, एक स्केन्स बन सके, और साथ ही साथ हमें भी पता चले कि इन इवेंट्स की खासियत या खसूसियात या सिग्निफिकेंस या अहमियत क्या थी. अब सवाल उठता है, हम किन डेट्स की बात कर रहे हैं? द क्वेश्चन अराइजेस, व्हिच डेट्स?
हम किन डेट्स की बात कर रहे हैं? सिलेक्शन जो है डेट्स की वो डिपेंड करता है आपकी स्टोरी क्या है, आपकी पास्ट, आप किस पास्ट में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपकी डेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, स्टडी करके डेट्स को स्टडी करने के बाद हमें क्या नतीजा निकलता है? हमें ये पता चलता है कि कुछ इवेंट्स जो हुए उनके नतीजे क्या निकले। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सम इवेंट्स विच अकर्ड। ठीक, यानी नतीजे अच्छे निकले, ठीक है, नतीजे बुरे निकले, तो और इस तरह से हम ऐसे इवेंट्स के जब नतीजे निकल गए, बुरे निकले अच्छे निकले, उनके हम रीजंस भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम ऐसे इवेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें एक बेहतर तरीके से। ठीक, अब हम आते हैं बच्चों हमारे एक और टॉपिक पे, हाउ डू वी पीरियडाइज। हम पीरियडाइजेशन कैसे करते हैं, पीरियड्स में कैसे डिवाइड करते हैं अपनी हिस्ट्री को। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में एक मशहूर फेमस स्कॉटलैंड के स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर का नाम मेंशन किया गया है, जेम्स मिल का नाम मेंशन किया गया है। इसने, जेम्स मिल ने किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन उस किताब पे आने से पहले मैं जेम्स मिल को थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन इसकी देता हूँ। जेम्स मिल जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे, इन्होंने हिंदुस्तान का यहाँ पर दौरा किया, हिंदुस्तान आए और यहाँ के कल्चर को स्टडी किया, यहाँ के लॉज को स्टडी किया और इंडियन सोसाइटी को इंडियंस को स्टडी किया। और इसने नतीजा निकाला कि यहाँ जो कल्चर है वो बिल्कुल सही नहीं है, बैकवर्ड कल्चर है, यहाँ के लॉज जो हैं इनएफिशिएंट है, इंडियन सोसाइटी जो है, जो इंडियंस हैं, दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल। और इसने ये नतीजा निकाला अपनी इस ऑब्जर्वेशन से कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ आएगा, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आएंगे सॉरी, तो यहाँ का जो इंडियन कल्चर है वो बेहतर हो सकता है, बेहतर बन सकता है। यहाँ के लॉज जो इनएफिशिएंट हैं, बेकार लॉज हैं, फजूल लॉज हैं, वो एफिशिएंट बन सकते हैं और इंडियन सोसाइटी या इंडियंस जो हैं, जो अनसिविलाइज्ड हैं, वो सिविलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं इसकी किताब पर, जो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसने किताब लिखी थी। इसमें जेम्स मिल ने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, 3 पीरियड्स में इसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। ये पीरियड्स थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। एक वॉल्यूम में इसने किताब को नहीं लिखा, बल्कि इसने 3 वॉल्यूम्स में 3 वॉल्यूम्स में अलग अलग करके इस किताब को लिखा। इसमें इसने पहले वॉल्यूम में हिंदू पीरियड को मेंशन किया, दूसरे वॉल्यूम में मुस्लिम पीरियड को मेंशन किया और तीसरे वॉल्यूम में, जो कि आखिरी वॉल्यूम था इस किताब का, इसमें इसने ब्रिटिश पीरियड को मेंशन किया। इस पीरियडाइजेशन में लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इसमें एक खामी थी, लिमिटेशन थी। वो क्या थी कि इसने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था बट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक था, गलत था। क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी फेथ्स रहती थी, एग्जिस्ट करती थी जब हिंदूज यहाँ रूल कर रहे थे या जब मुस्लिम्स यहाँ रूल कर रहे थे। इसने उन फेथ्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसने कहा दे डू नॉट रियली मैटर, जो बिल्कुल गलत था। और किसी भी एज को आप रिलीजन के बेसिस पर हिस्ट्री में, किसी भी एज को हिस्ट्री में आप डिवाइड एज को नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो इसकी बहुत बड़ी खामी रही और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे बच्चों, जो है व्हाट इज़ कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जुगेट करे, यानी अपना गुलाम बनाए, और साथ ही साथ उसकी सोशल लाइफ को, कल्चरल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को और पॉलिटिकल लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे या इसमें चेंज लाए अपने हिसाब से। जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उसने अपने सोशल जो नॉर्म्स थे, सोशल फैब्रिक जो उनका था, वही यहाँ लाया। जो उनका कल्चर था, इंग्लिश कल्चर, इंग्लैंड का कल्चर था, वही यहाँ लाया। इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम में भी इसने इसी तरह की चेंज की। और ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखी गई इंडिया के टेस्ट्स में। जो उनके अपने खाने के तरीके थे, जो उनका खाना
था वो भी, उसमें भी बहुत सारी चेंज आई। जो उनके टेस्ट थे उसमें चेंज देखा गया। कस्टम्स और प्रैक्टिस यानी रस्म व रिवाज जो उनके थे इसमें भी चेंज देखा गया। और इंडियन वैल्यू जो है डेटोरेट हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गए। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला। इस तरह से हम कह सकते हैं कॉलोनियल पीरियड जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ इंडियन पीपल के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए। अगर हम अब बात करें बच्चों ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके बारे में हम क्या से हमें जानकारी मिलेगी कि ब्रिटिशर्स कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, इनका सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो इसके लिए हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का जायज़ा लेना होगा ताकि हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पता लगा सकें कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, एफिशिएंट थी कि इनएफिशिएंट थी, और किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ये चला रहे थे। ब्रिटिश का ये मानना था कि जो भी लेटर्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस दौरान ब्रिटिशर्स ने बनाए, डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स लिखे गए, इनको प्रिजर्व करने की यानी कि हिफाजत से रखने की ज़रूरत है। इसीलिए इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस का क़याम अमल में लाया। ये इंस्टीट्यूशंस थे आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम्स, यानी इसने कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए, आर्काइव्स का इंस्टीट्यूशन बनाया जहाँ पर पुरानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किताबें हैं, रखी जाती हैं। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखा जाता है। म्यूज़ियम्स में कुछ एंटीक जो चीज़ें होती हैं, एंटीक्स होते हैं, जो पुरानी ख़ास किस्म की मूर्तियाँ और ख़ास किस्म की जो चीज़ें हैं वो म्यूज़ियम्स में रखे जाते हैं। इस गर्ज से एक इंस्टीट्यूशन इन्होंने कायम किया जिसका नाम है नेशनल आर्काइव्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूज़ियम एंड नेशनल आर्काइव्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 1920 में इस्टेब्लिश किया गया इन दिल्ली में इसको इस्टेब्लिश किया गया और ये वाइस रीगल पैलेस के नज़दीक था। आज भी जब आप प्रेसिडेंट्स हाउस की तरफ जाएंगे दिल्ली में तो वहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन अभी भी वहाँ पर है, मौजूद है, और वहाँ पर आप ब्रिटिश के ज़माने के पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं, उनको स्टडी कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स जो हैं, लेकिन इनमें एक खामी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स में एक खामी है कि ये हमें पूरी पिक्चर नहीं दिखाते हैं इंडियन सोसाइटी की, क्योंकि जो भी लिखा गया इन डॉक्यूमेंट्स में, इनमें ब्रिटिश ऑफिशल्स की ही अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया या उन्होंने जो फैसले लिए उनके बारे में पता चलता है। अब अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, उसके बारे में, या इंडिया में जो लोग रहते थे उनके बारे में हमें कैसे पता चल सकता है, इसके लिए हमें बहुत सारे और सोर्सेज की तलाश करनी होगी। जैसे कि हमें लेटर्स जो लिखे गए थे इंडियंस की तरफ से उनका सहारा लेना होगा, सर्वे जो उस वक़्त हुए इनका हमें सहारा लेना होगा, न्यूज़पेपर्स का सहारा लेना होगा जो उस वक्त पब्लिश किए जा रहे थे, जिसमें आवाज़ उठ रही थी लोगों की तरफ से, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आवाज़ उठाई जा रही थी, तो उनके बारे में हमें पता चल सकता है न्यूज़पेपर्स के ज़रिए से। इसी तरह से ऑटोबायोग्राफीज़ के का हम जायज़ा ले सकते हैं। इनसे हमें कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में पता चल सकता है। रिपोर्ट्स और बाकी जो एक्सपीरियंस है ट्रैवलर्स का और नॉवेल्स और पोएम्स का भी हम सहारा ले सकते हैं। अब हम आते हैं पहले ऑटोबायोग्राफी पर। ऑटोबायोग्राफी होती है वो किताब जिसे हम खुद लिखते हैं अपने बारे में, जब हम खुद लिखें कुछ उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी होती है जब मैं किसी पर्सन के बारे में लिखूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सन ए के बारे में लिखना चाहता हूँ, दैट इज़ बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का हम सहारा ले सकते हैं। जैसे कि एक ऑटोबायोग्राफी का यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए। जैसे महात्मा गांधी, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी लाइफ के बारे में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। तो इनका हम सहारा ले सकते हैं इन ग्रेट पर्सनालिटी जो इंडिया में उस वक्त रह रही थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, इनके बारे में जानने के लिए। इसी तरह से बड़े बहुत बहुत ये मशहूर ट्रैवलर्स यहाँ आए, उनका हम एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं उनकी बुक से कि वो जब यहाँ आए उनका क्या मानना था ब्रिटिश रूल के बारे में, वो क्या समझते थे कि ब्रिटिश रूल जो एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, यानी जुल्म डाल रहे थे लोगों पर, उसके बारे में उनकी क्या राय थी। इसी तरह से मशहूर शायरों ने नॉवेल्स और पोएम्स लिखी, इनका भी हम जायज़ा ले सकते हैं ताकि हमें यह जानकारी मिल सके यहाँ के जो इंडियन पीपल हैं उनकी क्या राय थी। अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे, वो है द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग।
सर्वे क्यों किए जा रहे थे और सर्वे क्या होते हैं? सर्वे होता है टू मैप आउट सम प्लेस। जब हम मैपिंग करते हैं किसी चीज़ की, मैपिंग ऑफ ए प्लेस, सिंपल वर्ड्स में मैपिंग ऑफ ए प्लेस, जब हम मैप आउट करते हैं किसी जगह को तो उसे सर्वे कहते हैं। जैसे सर्वेज जो हैं इसलिए की जाते हैं ताकि उस जगह का हम पता लगा सकें, जैसे वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, वहाँ कौन से लोग रहते हैं, उस जगह का नाम क्या है, वहाँ कौन कौन से जो हैं वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, इनके बारे में हम सर्वे कर सकते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती थी कि ब्रिटिशर्स तब तक यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते ऐसी कंट्री में जिस कंट्री को वो जानते ही नहीं। यानी ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि जिस कंट्री में हम एज ट्रेडर्स आए हैं उस कंट्री को हम तब तक अच्छी तरह से ट्रेड उस कंट्री में नहीं कर सकते हैं जब तक ना हमें उस कंट्री की जानकारी हो। इसीलिए इन्होंने सर्वेस कराई। वो सर्वेस क्या थी जिन्होंने करवाई? वो थी बॉटनिकल सर्वे जो प्लांट्स के बारे में कराई, जोलॉजिकल सर्वे एनिमल स्पीशीज़ के बारे में कराई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ के पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स जो हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेने के लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे यानी कि एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एक्टिविटीज़, उसके बारे में जो स्टडी करवाई जाती है उसे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। और फॉरेस्ट सर्वे, यहाँ की जो फॉरेस्ट की जो किस्में हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में जानने के लिए फॉरेस्ट सर्वेस कराएगी। जैसे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स हैं बच्चों, जैसे आप अपनी जियोग्राफी में पढ़ोगे ये यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। इन किस्मों के फॉरेस्ट को जानने के लिए यहाँ फॉरेस्ट सर्विस कराएगी। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब हम आते हैं बच्चों अपनी लास्ट टॉपिक पे जो कि है इवैल्यूएशन वर्क। पहले हम मल्टीपल चॉइस करेंगे। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है जेम्स मिल, ऑप्शन सी है एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन डी है थॉमस चार्ल्स। तो इसका आंसर जो है बच्चों, अभी हमने ये पढ़ा भी अपने इस लेक्चर में, जेम्स मिल। इसने हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 हिस्सों में, इंडियन हिस्ट्री को। तो वो थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबैटन, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी मिस्टर यूसुफ टी। तो लॉर्ड माउंटबैटन जो थे वो लास्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के, लॉर्ड बेंटिंक बाद में आए और लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्ड कैलीग्राफर मीन्स। वर्ड कैलीग्राफर का मतलब क्या है? ऑप्शन ए वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, ऑप्शन बी इज वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन सी इज वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग, ऑप्शन डी वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द पब्लिक स्पीकिंग। कैलीग्राफिस्ट कहते हैं बच्चों उस पर्सन को जो बहुत अच्छी राइटिंग रखता हो, जिसे हम उर्दू में नक़ाद बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बनता है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो, वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जिसे लिखावट जिसकी बहुत ही बेहतरीन हो, साफ़ हो और बहुत ही खूबसूरत हो, तो उसे हम कैलीग्राफर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी पीरियड्स। अभी मैंने इसका आंसर बताया, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है नेम सम सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम कैसे, किन सोर्सेज से स्टडी करते हैं? ये तो हमारा आज का फुल टॉपिक तो यही था, पूरा टॉपिक तो यही चलता रहा। पहला जो मैंने पढ़ाया आपको बच्चों, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, तो डेट्स को पढ़ने के बाद हमें सोर्सेज में पहला सोर्स मिलता है जिसे हम इंडियन हिस्ट्री को समझ सकते हैं। दूसरा सोर्स है, दूसरा सोर्स जो था डेट्स के बाद हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स से हमें पता चल सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं पुरानी, और इसी तरह से ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, दीज आर सम सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन इज
जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्ट, स्टेट वाई। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था लेक्चर के दौरान ही। तो उसकी जो ये पीरियडाइजेशन थी, इसमें एक डिफेक्ट था, देयर वाज सम लिमिटेशन इन द पीरियडाइजेशन डन बाय जेम्स मिल, and it was he divided the Indian history into three periods but based on religion. That's why his periodization is not correct. It is full of criticism and it's full of limitations. So he ignored all other faiths living in India at that time. That's why the periodization done by James Mill was not correct. होप सो बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए वो आप घर पे भी कर लेना, क्रॉस चेक भी कर लेना, उनको लिख भी लेना। आज के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह।